हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन बनाना सिखाया था आपको एल्कोहल से, ठीक है। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन बनाना सिखाएंगे आपको एल्केन से, ठीक है। एल्केन से जब आपको हेलो एल्केन बनाना रहता है तो उसकी क्रिया करानी पड़ती है हैलोजन से। जब एल्केन की क्रिया हम किसी हैलोजन से कराते हैं तो ये जो क्रिया है वो कहलाता है हैलोजनीकरण। याद रखें, हैलोजनीकरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या तो उच्च ताप बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या तो हाई टेम्परेचर पे आप कभी भी हैलोजनीकरण नहीं करा सकते। हैलोजनीकरण का मतलब एल्केन की अभिक्रिया हमको हैलोजन से कराना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कि ये हैलोजनीकरण जो होता है वो कैसे होता है। तो ये तो हम सीख गए ना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या तो उच्च ताप पर एल्केन की अभिक्रिया जब किसी हैलोजन से कराते हैं तो यही क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो सपोज करो कि मेरे पास ये बताओ क्या है, ये मान लो हो गया आर। आर का मतलब होता है एल्किल, और इस आर में मैंने जोड़ दिया एक एच। तो जब आर में एच जोड़ते हो तो ये कहलाता है एल्केन। याद रखना, जब R में H जोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। और इस एल्केन की अभिक्रिया आप करा दो किसी हैलोजन के साथ। हैलोजन को हम X से लिखते हैं। ये जब रिएक्शन कराना तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, इसको हम पढ़ेंगे H न्यू, और H जो न्यू है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को डिनोट करता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो H है ना उस हैलोजन के साथ निकल जाएगा, क्योंकि H और हैलोजन इन दोनों की जो बंधुता होती है, एफिनिटी होती है, वो बहुत तगड़ी होती है। किसी भी रिएक्शन में H और हैलोजन मिल जाए तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। वो एक दूसरे के साथ सबसे पहले कंबाइन करते हैं, ठीक। तो यहाँ का जो H है वो इस X के साथ निकल गया। इसका मतलब एक H एक X के साथ गया तो ये हो गया HX। बताओ यहाँ पे कौन, R, और यहाँ पे हैलोजन भी तो एक बचा है ना। H के जाने से R का एक बॉन्ड हो गया है खाली, और इसमें से जब X चला गया है तो एक X बचा हुआ है, तो जहाँ खाली बॉन्ड है वहीं X आ जाएगा। R के साथ जब X जुड़ता है तो इसी को आप बोलते हो हैलो एल्केन। क्या बोलोगे इसको, हैलो एल्केन बोलोगे, ठीक। अब सुनो, इस X के जगह पे तुम या तो क्लोरीन ले लेना या तो ब्रोमीन ले लेना, या तो Cl2 या तो Br2। फ्लोरीन और आयोडीन मत लेना। फ्लोरीन क्यों नहीं लेना, क्योंकि X के जगह पे कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं। पर जब भी हैलोजनीकरण अभिक्रिया कराना तो स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन को लेना। फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकालता है। अगर कोई रिएक्शन अधिक मात्रा में उष्मा निकालता है तो उसको हम बोलते हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इतना ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकालेगा कि वो जो रिएक्शन है पूरा एक तरीके से विस्फोटक हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन की रिएक्शन कभी भी हम लैब में नहीं कराते, पहली चीज़, ठीक है। आयोडीन की जो क्रियाशीलता होती है बड़ा कम होती है, तो जब आयोडीन क्रिया करेगा तो बड़ा धीरे धीरे करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आयोडीन क्रिया करेगा तो एक बार आगे जाएगा फिर वापस पीछे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक बार वो उत्पाद बनाया और उत्पाद के बाद फिर किस में कन्वर्ट हो गया, अभिकारक में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जब भी हमको हैलोजनीकरण कराना है तो या तो हम क्लोरीन लेंगे या तो हम ब्रोमीन लेंगे, ठीक। अच्छा सुनो, अगर मान लो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में तुमने क्लोरीन का उपयोग किया है तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण। अगर ब्रोमीन लिए हो तो ब्रोमीनीकरण। चलो हम एक एक रिएक्शन को देखते हैं। पहले तो ये समझ लो कि हैलोजन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। उससे कम क्रियाशील क्लोरीन, उससे कम क्रियाशील ब्रोमीन, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, आयोडीन होगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? अच्छा ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है ना, हमको यहाँ से क्लोरोनीकरण करना है। तो हमने बोला ना कि क्लोरोनीकरण का मतलब हो गया कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ठीक। अब देखो मान लो मेरे पास एक कोई मेंबर है एल्केन का। एल्केन के लिए तुम क्या लिखते हो, RH लिखते हो। क्या लिखते हो, RH। और इसका रिएक्शन किससे कर रहे हो, Cl2 से। जब ये रिएक्शन होगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तुमको पता है यहाँ वाला H इस क्लोरीन के साथ निकल गया, मतलब HCl हो गया। तो बाकी बताओ यहाँ से कौन बचा, R बचा, और यहाँ से बताओ कौन बचा, एक Cl बचा। कन्फर्म हो? एल्केन का जो पहला मेंबर होता है वो होता है CH4,
और मान लो मैंने यहाँ से क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, लेकिन यहाँ पे जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। बताओ जब प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या अभिक्रिया होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो आप यही समझ लेना कि बिना प्रकाश का ये क्लोरोनीकरण अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखना हमको है कि अगर मान लो प्रकाश की उपस्थिति है, मान लो ये एल्केन का पहला मेंबर है मेथेन और ये मान लो हो गया क्लोरीन, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में है। अब तो रिएक्शन होगा ना? बिल्कुल होगा। चलो अब जब रिएक्शन होगा तो होगा क्या कि जो क्लोरीन है वो H के साथ निकलेगा, इसका मतलब ये हो गया HCl निकल गया यहाँ पे। तो जब एक H यहाँ से निकल गया तो बताओ यहाँ पे क्या बच गया? CH3 बच गया। पहले 2 क्लोरीन थे तो एक क्लोरीन एक H के साथ निकल गया तो एक क्लोरीन बचा, इस वाले क्लोरीन को यहाँ ला के जोड़ दो। देखो रिएक्शन आसान है, कैसे करना रहता है, आपको करना क्या ना, H को कम करना है और क्लोरीन को जोड़ना है। जितने H कम करोगे उतना ही क्लोरीन आपको जोड़ दो। जैसे इसमें मान लो मैंने एक H कम कर दिया तो इसमें मैंने क्या किया, एक क्लोरीन ला के जोड़ दिया। कन्फर्म हो कि नहीं हो? अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है ना, अगर मान लो ये वाला जो है मेथेन है वो एक्सिस में है, एक्सिस का मतलब हो गया आधिक्य में है। अधिक का मतलब हो गया कि इसका अमाउंट अधिक है, तो जब इसका अमाउंट अधिक है तो ये वाला रिएक्शन बस यहीं तक जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्लोरीन की मात्रा अधिक हो गई, वो एक्सिस हो गया, ठीक है, तो ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक इसमें से पूरा का पूरा H नहीं निकल जाता। कंफर्म हो कि नहीं हो? इतनी बात समझ रहे हो ना? चलो अब देखें, अगर मान लो मैंने इसी रिएक्शन को कुछ ऐसे कराया, ये वाला रिएक्शन है CH4 और ये मान लो मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एक्सिस है, ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन होना शुरू होगा। अब देखो कैसे रिएक्शन होगा, मैंने बोला कि H को कम करो, क्लोरीन को बढ़ाते चलो, तो इसमें से एक H कम करोगे तो बताओ क्या हो गया, CH3 और एक क्लोरीन जोड़ दो। ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक यहाँ का पूरा H खत्म नहीं हो जाता। कंफर्म हो ना? एक और H कम करोगे तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, CH2, एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन और बढ़ा दोगे तो क्या हो गया, Cl2। ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगा, एक H और कम कर लो, CH, और एक क्लोरीन को और बढ़ा लो, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन एक बार और होगा, एक H कम करो और एक क्लोरीन बढ़ा लो, ये हो गया CCl4। कंफर्म ना? बताओ इसमें कितने क्लोरीन है? एक क्लोरीन है। जब एक क्लोरीन रहता है तो उसको बोलोगे मोनोक्लोराइड या तो मोनोहैलाइड। कंफर्म हो कि नहीं हो? जैसे इसमें हाइड्रोजन एक ही है ना, तो जब एक ही हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलोगे, मोनोहैलाइड। इसमें बताओ कितने हैं, डाई, 2 बार है तो डाई, इसमें कितने हैं, 3 बार है तो ट्राई, और इसमें कितने हैं, 4 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेट्रा। इसका मतलब हो गया कि जब आप हाइड्रोजन को अधिक लोगे, ठीक है, तो मोनोहैलाइड भी बन सकता है, डाई हैलाइड भी बनेगा, ट्राई हैलाइड भी बनेगा, टेट्रा हैलाइड भी बनेगा। इसका मतलब पूरे हैलाइड का क्या बन जाएगा, यहाँ खिचड़ी बन जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं? इतनी बात कंफर्म है ना? चलो ये बात सीख गए। चलो अब हम सीख गए कि क्लोरीन जो है वो कैसे रिएक्शन करने वाला है। अब हमको देखना है ब्रोमीन का रिएक्शन। तो तुमको पता है ना कि जब भी हैलोजनीकरण कराना रहेगा तो या तो क्लोरीन से कराओगे या तो ब्रोमीन से। जैसे क्लोरीन रिएक्शन कर रहा वैसे ब्रोमीन भी रिएक्शन करेगा। थोड़ा सा अंतर है, अंतर ये है कि क्लोरीन की जो क्रिया करने की दर है वो तेज है और ब्रोमीन की क्रिया करने की दर थोड़ी सी कम है। बस इतना ही अंतर है, बाकी रिएक्शन का प्रोसेस सेम ही होने वाला। ठीक है, आओ देखें ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीन की जो क्रिया है एकदम क्लोरीन की तरह ही होती है, बस ब्रोमीन की जो दर है वो क्लोरीन से थोड़ा सा धीमा होता है। ठीक, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH4 और यहाँ से मैंने ले लिया यहाँ पे Br2। ये रिएक्शन भी किसके प्रेजेंटेशन में होगा, तो लाइट के प्रेजेंटेशन में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ये वाला Br एक H के साथ निकलेगा तो HBr निकल गया। बताओ यहाँ पे कितना बचा, CH3 बचा। पहले कितना Br था, 2, एक Br किसके साथ गया, H के साथ, कितना बचा, 1 बचा। इस Br को लाके यहाँ पे जोड़ दो, आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो पहले तुमने देख लिया क्लोरोनीकरण, उसके बाद तुमने देख लिया ब्रोमीनीकरण। अब हम देखते हैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो
फ्लोरोनीकरण। फ्लोरोनीकरण में हम बताया ना कि जब फ्लोरीन रिएक्शन करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकालता है, ठीक है, इतना ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकालता है कि वो विस्फोटक भी हो सकता है। कंफर्म हो कि नहीं हो? अच्छा देखो, फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर फ्लोरीन का रिएक्शन करा भी रहे हो तो प्रकाश की उपस्थिति हो चाहे ना हो कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। कंफर्म हो ना? जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने ले लिया यहाँ पे मेथेन CH4 और उसके बाद मैंने यहाँ से फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया। जब ये रिएक्शन करेगा तो इतना ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकालेगा कि इसमें का जो कार्बन है बेचारा वो झुलस जाएगा और झुलस के पूरी की पूरी तरीके से काला पड़ गया। H तो फ्लोरीन के साथ तो निकल ही जाएगा, क्योंकि तुमको पता है H और हैलोजन की जो भाईचारा सबसे तगड़ा है, तो ये H जो है वो फ्लोरीन के साथ यहाँ निकल गया, लेकिन बाकी जो कार्बन बचेगा ना इस हाइड्रोजन की याद में इतना जलेगा कि काला हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कार्बन ब्लैक। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं इसका रिएक्शन हो और रिएक्शन होने के बाद ये फ्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़े, ठीक है, तो जानते हो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन कराना, तो उस केसेज में तुम नाइट्रोजन मिला देना। अब नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये N2 के लिए तुम ऐसे लिखोगे N और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें से जो उष्मा निकलेगी ना, उस उष्मा को ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अवशोषित करेगा। तो जब नाइट्रोजन क्या करेगा, इस उष्मा को अवशोषित करेगा, तब ये क्या होगा, ये कार्बन जो है वो काला नहीं पड़ेगा बल्कि वो फ्लोरीन के साथ जाके जुड़ने लगेगा, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरा ये जो CH4 है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, तो बताओ क्या मिलाओगे, नाइट्रोजन मिलाओगे। और नाइट्रोजन मिलाने के बाद बताओ यहाँ से क्या हो गया, फ्लोरीन एक H के साथ निकल गया, HF हो गया, बाकी यहाँ से क्या बचा, CH3 और इसमें से एक फ्लोरीन ला के जोड़ दो, हो गया रिएक्शन। कंफर्म हो कि नहीं हो? कंफर्म हो ना? चलो, अब उसके बाद तुमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन देख लिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देख लिया, ठीक है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन देख लिया, एक रिएक्शन और बचा किसके साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है। चलो आओ आयोडीन का भी रिएक्शन हम देख ले। हमने बोला ना कि आयोडीन का जो रिएक्शन होता है बड़ा स्लोली होता है, बड़ा धीरे धीरे होता है। दूसरी बात ये होता है कि जब आयोडीन रिएक्शन करता है तो एक बार आगे जाता है फिर वापस आता है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ये समझो नई नवेली अभी दुल्हन एक तरीके से है, जैसे जब दुल्हन की विदाई होती है तो क्या है ना कि वो धीरे धीरे डोली में डेग डालती हैं, ये तो पता है डोली में डेग डालना, ठीक। उसके बाद पहले डोली के पास गए, फिर लौट के अपनी मम्मी के पास आएंगे, फिर उसके बाद इनको लेके जाया जाएगा डोली के पास, फिर वो लौट के अपनी मम्मी के पास आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसी तरीके से अभी रिएक्शन होता है कि जब आयोडीन का रिएक्शन होगा तो पहले तो बहुत स्लोली होगा, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया मतलब उत्पाद बना लिया, फिर लौट के कहाँ आ गया, अभी कारक में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसे होता है कि मान लो अगर ये मेरे पास ये है RH, या तो तुम यहाँ पे CH4 भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल तो अनेकों बना लोगे आप। अब इसके बाद मान लो तुमने यहाँ से आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया और ये लाइट तो चाहिए ही, तो यहाँ से बताओगे क्या होगा, RI एक H, बताओ यहाँ से क्या निकल गया, I के साथ निकल गया। लेकिन जैसे ये बना ना फिर ये इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, तो उत्क्रमणीय प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसको भी तुम चाहो तो कर सकते हो। ये देखो HI के साथ निकलेगा, तो बाकी यहाँ से बताओ क्या बच गया, CH3 और ये क्या बच गया I। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, फिर वापस लौटने लगेगा, ठीक। अगर तुम चाहते हो कि ये रिएक्शन वापस ना जाए, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाना पड़ेगा। और वो जो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा वो HNO3 होगा या तो HiO3 होगा। HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक अम्ल और HiO3 का मतलब आयोडिक एसिड, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे ये मान लो हो गया HNO3 या तो HiO3, अगर इसको मिला दोगे तो ये रिएक्शन फिर वापस लौट के नहीं आएगा। कंफर्म हो कि नहीं? इतनी बात तुम सीख गए ना। चलो अब देखो, जो हैलोजन की क्रिया करा रहे हो ना, हैलोजनीकरण करा रहे हो, हैलोजनीकरण जो होता है ना वो कार्बन की डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री पर निर्भर करता है। कंफर्म हो कि नहीं हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब देखो ध्यान से समझना, मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3 और मान लो मैंने लिख लिया CH2 और ये मान लो हो गया CH3, ठीक है। चलो बताओ ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से। ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। और ये वाला बताओ, ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो ये तो कार्बन 1 डिग्री का हो गया ना। अच्छा, 1 डिग्री के कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है, वो 1 डिग्री के हाइड्रोजन कहलाएंगे। 2 डिग्री के कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो 2 डिग्री के हाइड्रोजन कहलाएंगे। और 3 डिग्री के कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो 3 डिग्री के हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर इसमें हम पूछें कि 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, कितने हो गए? 6। बताओ 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? है सिर्फ 2 ही है। कन्फर्म हो कि नहीं हो? अच्छा, अब सपोज करो कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया, CH3 CH और ये CH3 और ये हो गया CH3। बताओ ये जो कार्बन है सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा है ना, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। कन्फर्म हो ना? चलो बताओ ये वाला भी कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी भी डिग्री हो गई 1। और ये वाला कार्बन भी सिर्फ इससे जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। लेकिन ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। बताओ इसमें कितने टाइप के कार्बन है? 2 टाइप, पहला 1 डिग्री वाला, दूसरा 3 डिग्री वाला। बताना, हमने बोला ना कि 1 डिग्री का कार्बन है तो उस 1 डिग्री के कार्बन से जितने हाइड्रोजन होंगे वो 1 डिग्री के हाइड्रोजन। 3 डिग्री के कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो 3 डिग्री के हाइड्रोजन। बताओ इसमें अगर पूछें कि 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, कितने हो गए? 9 हो गए। चलो अब बताओ इसमें 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही बस है। कंफर्म है ना? तो ये जो डिग्री का हाइड्रोजन है तुम पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? अच्छा, अब देखो समस्या ये है कि अगर मान लो किसी एल्केन में डिग्री चेंज हो रहा है, डिग्री चेंज का मतलब मान लो 1 डिग्री भी आ गया, 2 डिग्री है, तो जो हैलोजन है ना, हैलोजन वो 1 डिग्री के साथ भी जुड़ेगा, 2 डिग्री के साथ भी जुड़ेगा, ठीक है। उसमें 3 डिग्री है तो 3 डिग्री के साथ भी जुड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिग्री बदलेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बदलने वाले हैं, उत्पाद भी बदलने वाले हैं। समझ गए कि नहीं? तो समस्या यही है कि जब एल्केन में डिग्री बदलेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या हो गए? बदलने वाले हैं। कन्फर्म हो कि नहीं? अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम कह रहे हैं कि सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर ये है मान लो CH3 और ये मान लो हो गया CH2 और ये मान लो हो गया CH2 CH3। बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। और इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी? 2। और इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी? तो इसकी डिग्री भी हो गई 1। कन्फर्म हो कि नहीं? और इसका रिएक्शन हमको मान लो कराना है किसी हैलोजन के, जैसे मान लो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है, तो यहाँ वाला देखो होगा क्या ना कि ये वाला भी हाइड्रोजन चाहेगा कि हम क्लोरीन के साथ निकलें 1 डिग्री वाला, और 2 डिग्री वाला भी हाइड्रोजन चाहेगा कि हम क्लोरीन के साथ निकलें। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन यहाँ भी जुड़ेगा और यहाँ भी जुड़ेगा, तो क्लोरीन कितने प्रोडक्ट बनाएंगे जुड़ के? 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलो और जरा देखें इस प्रोडक्ट को कैसे करने वाले हो। देखो क्या करने वाले हो ना तुम, कि तुम एक बार क्लोरीन को यहाँ जोड़, मतलब 1 डिग्री पे जोड़ लो, और एक बार क्लोरीन को 2 डिग्री पे जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे अगर जोड़ रहे हो तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, CH3 CH2 और ये मान लो हो गया CH2। जहाँ क्लोरीन को जोड़ना है वहाँ का H कम कर दो और वहाँ पे क्लोरीन ला के जोड़ दो। तो यहाँ पे मेरे को जोड़ना है तो एक H कम करके एक क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, ये पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट देखो, क्लोरीन एक बार 2 डिग्री पे जुड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया CH3 CH और ये हो गया CH3 और यहाँ पे क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर इसका हम नाम लिखें तो इसका नाम देखो क्या होगा। अगर इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम हो गया क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप ANA। और अगर इसका नाम लिखोगे तो ये हो गया 2 क्लोरो और ये हो गया प्रोपेन। तो यहाँ पे देखोगे दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग हो गए ना,
कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक है, लेकिन समस्या जानते हो क्या है? समस्या ये है कि हमको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें मुख्य उत्पाद कौन है, मेन उत्पाद कौन है। मेन उत्पाद ही तुमको पता करना है, ठीक है। तो मेन उत्पाद पता करने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, कुछ जुगाड़ बताऊंगा, ठीक। मुख्य उत्पाद पता करने के लिए सबसे पहले तो आप ये पता करो कि उसमें 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, फिर 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, फिर उसके बाद 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, अगर है तब, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर डिग्री, जितने भी डिग्री के इसमें हाइड्रोजन होंगे, हर डिग्री के हाइड्रोजन का एक आपेक्षिक दर होता है, ठीक है, जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का अलग अलग दर आएगा। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का दर अलग अलग आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन का पता लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका आपेक्षिक दर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन का पता करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आपेक्षिक दर पता करना पड़ेगा हाइड्रोजन का। क्लोरीन के लिए, अगर क्लोरीन है उस रिएक्शन में या उस प्रोडक्ट में क्लोरीन है, तो देखो 1 डिग्री का हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 डिग्री का हाइड्रोजन, और यहाँ पे मान लो 3 डिग्री का हाइड्रोजन हो गया। तो इसके लिए 1 डिग्री का अगर हाइड्रोजन है तो इसके लिए जो आपेक्षिक दर आता है वो 1 आता है, ठीक है। 2 डिग्री के लिए यहाँ पे जो आपेक्षिक दर आएगा वो 3.8 आएगा, और 3 डिग्री के लिए जो आपेक्षिक दर है वो है 5। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के लिए देखो 1 डिग्री के हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन। इनके लिए जो अपेक्षिक दर आता है 1 आता है, इसके लिए 1 डिग्री के लिए। 2 डिग्री के लिए ये होता है 82, और 3 डिग्री के लिए होता है 1600। बस इतना ही आपको चीज़ें याद करनी है। इतना चीज़ें याद कर लोगे, रिएक्शन आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं कि किस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, मुख्य उत्पाद निकालेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले करना क्या है ना, कि सबसे पहले आपको एक काम करना है, ठीक है। आपको काम ये करना है कि पहले तो आपको ये पता करना है कि उसमें यहाँ से ये देखो, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे पता करो कि मान लो अगर हम पूछे कि इसमें 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ है, ठीक है। चलो, तो जब 1 डिग्री का हाइड्रोजन हमको पता हो गया, मतलब 1 डिग्री, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री के हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, तो 3 यहाँ हो गए 6। कन्फर्म हो कि नहीं हो? अब हमको पता करना है 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितना है इसमें, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन के नंबर पता करना है, तो इसमें कितना, सिर्फ 2 ही है। कन्फर्म हो कि नहीं हो? बताओ। 1 डिग्री का 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि क्लोरीन है ना। देख लो आप, क्लोरीन के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट कितना है, 1, और 2 डिग्री के लिए कितना है, 3.8। तो तुमको करना क्या है कि 2 डिग्री के लिए आपको कितना लिखना है, रेट जो है 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए लिखना है आपको 3.8। इतना तो पता हो गया ना। अच्छा, अब देखो, अगर प्रोडक्ट बनाए तो प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। क्लोरीन एक बार 1 डिग्री से जुड़े, एक बार 2 डिग्री से। इसका मतलब ये हो गया CH3 CH2 CH2, और ये मान लो हो गया Cl। अब एक बार क्लोरीन को तुम किस पे लाके जोड़ोगे, 2 डिग्री पर, तो ये हो गया CH3 CH और CH3, और ये हो गया क्लोरीन। ये मान लो मेरा कोई पहला उत्पाद A है और ये कोई दूसरा उत्पाद है B। तुमको करना क्या है कि A का परसेंटेज निकालना है और B का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तुम यहाँ से क्या करो, देखो यहाँ से तुमको करना क्या है कि तुमको ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री के लिए तुम क्या करो कि यहाँ पे पहले 1 डिग्री का हाइड्रोजन पता कर लो।
तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन यहाँ पे बताओ कितना है, 6 है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट कितना है, 1 है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब तुमको यहाँ पता करना है 2 डिग्री के लिए। तो 2 डिग्री के लिए बताओ 2 डिग्री में हाइड्रोजन कितने हैं इसमें बताओ। 2 डिग्री के हाइड्रोजन 2 हैं, और 2 डिग्री के लिए यहाँ पे जो रेट है वो कितना, 3.8 है। ठीक है, तो बताओ अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16, और ये हो गया 3 दूना 6, 7, इतना हो गया। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे ए का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर हमको परसेंटेज निकालना है ए का, तो बहुत आसान है। बताओ ए में जो क्लोरीन जुड़ा है वो कितने डिग्री जुड़ा है, 1 डिग्री का जुड़ा है। 1 डिग्री के लिए बताओ यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है, 6 आ रहा है। और जब नीचे की बात करेंगे तो नीचे जो है ना टोटल करते हैं, मतलब 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला भी। इसका मतलब ये हो गया 6 + 7.6। परसेंटेज निकालना तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 6 और ये हो गया 13.6 गुणे कितना हो गया 100, मतलब ये हो गया 600 बटा 13.6। आप डिवाइड करोगे तो आई होप 44 समथिंग परसेंटेज आ गया। कंफर्म हो कि नहीं हो, ठीक। तो मान लो ये 44 आ गया, तो दूसरा परसेंटेज बताओ कितना होगा। अगर ये 44 है इसका मतलब ये कितना परसेंट हो गया, 66% हो गया। तो बताओ परसेंटेज ज़्यादा किसका आया, बी का। इसका मतलब ये हो गया कि ये मुख्य उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। मतलब इसको बोलोगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये है मेजर प्रोडक्ट। और ये बताओ क्या है, तो ये माइनर है। माइनर प्रोडक्ट मतलब ये थोड़ा सा कम मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट है। कंफर्म हो कि नहीं हो, इतनी बात कंफर्म हो ना। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये वाला सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री, ये वाला बताओ कितने से, 2 डिग्री, क्योंकि इससे भी जुड़ा है इससे भी जुड़ा है। ये वाला भी 2 डिग्री और ये वाला कितने डिग्री का, 1 डिग्री। अब यहाँ से देखो जो क्लोरीन है 1 डिग्री से भी जुड़ेगा और 2 डिग्री से। अब देखो जैसे मान लो 1 डिग्री की संख्या कितनी है, 2 है ना, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है क्लोरीन को यहाँ भी जोड़ो यहाँ भी जोड़ो, कहीं एक जगह जोड़ लो आप। जैसे मान लो 2 डिग्री यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कहीं एक जगह आप जोड़ लो, फ्री हो। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, एक बार 1 डिग्री में क्लोरीन जोड़ता हूँ, एक बार 2 डिग्री में। तो अगर 1 डिग्री में जोड़ूंगा तो CH3 CH2 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2 और यहाँ पे क्लोरीन हो गया। तो 1 डिग्री में मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। अब हमको जोड़ना है 2 डिग्री में, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये और यहाँ मैंने CH3 और यहाँ ले लिया मैंने क्लोरीन। ठीक, चलो सबसे पहले हमको पता करना है कि मुख्य उत्पाद कौन सा है, वही पुराना जुगाड़। बताओ नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें, 3 यहाँ हो गए 6। अब 1 डिग्री का यहाँ से 1 डिग्री का रेट कितना होता है, 1 होता है, क्लोरीन ही है ना इसलिए 1 ही होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें, 2 यहाँ कितने हो गए, 4। ठीक, चलो अब यहाँ से देखो अगर मान लो हमको 2 डिग्री हाइड्रोजन का रेट पता करना हो तो ये कितना होगा, 3.8। चलो यहाँ से क्या करो कि तुम यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो 6 × 1 बराबर हो गया 6। यहाँ बताओ 4 × 3.8 ये कितना हो गया, ये हो गया 800 को 32 और 4 × 12 3 15। ठीक, वैसे याद रखना यहीं से हमको पता चल जाएगा कि मुख्य उत्पाद कौन है। जैसे देखो यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना वही मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि उसी का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा भी आने वाला। कंफर्म हो कि नहीं। तो तुम चाहो तो बता सकते हो कि मुख्य उत्पाद वो है जिसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन है, जहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा वही मुख्य उत्पाद होने वाले हैं। मैं प्रूव भी कर दे रहा हूँ आपको आपके संतुष्टि के लिए। तो देखो यहाँ से मान लो ये A हो गया और ये मान लो हो गया B। अब मेरे को क्या करना है, A का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकाल लो, A वाली वैल्यू कितनी है, A वाली वैल्यू कैसे निकाल लो, A वाली वैल्यू का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो क्लोरीन है 1 डिग्री से जुड़ा है ना, तो 1 डिग्री वाला वैल्यू देखना है। ठीक है, ये B का मतलब हो गया
कि बी अगर हम पूछें तो बी के लिए तुम ये देखोगे क्लोरीन कितने डिग्री पे जुड़ा है, 2 डिग्री पे, तो तुम 2 डिग्री वाला वैल्यू यहाँ देखना। तो देखो ए की हमको परसेंटेज निकालना है, तो ए के लिए देखो क्लोरीन कितने डिग्री से जुड़ा है, 1 डिग्री का। तो जब 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री वाला वैल्यू बताओ कितना है, 6। और नीचे टोटल वैल्यू मतलब 1 डिग्री वाला भी 2 डिग्री वाला भी, इसका मतलब हो गया 6 + 15.2 और कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। बताओ ये कितना हो गया भैया, 600। ठीक, और नीचे जोड़ो तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 × 5 = 11, 21.2। कन्फर्म हो ना, 6 × 5 = 11, आप जोड़ लो, 15.2 है 6, 2 6 5 11, सही है, 21.2 ही आने वाला है। तो अब बताओ अब कितने, अब देखो यहाँ से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आई होप ये 28 दशमलव समथिंग आएगा, तो हम परसेंटेज मान लेते हैं 28%। तो अगर ये 28% है ए वाला, ये वाला कितना परसेंट है, 28% है, तो बी वाला बताओ कितना हो गया, 100 में से माइनस कर लो तो बाकी परसेंटेज हो जाएगा। तो 100 में से 28 को माइनस करोगे तो बताओ कितना हो गया, ये बताओ 2, और ये हो गया 72, यानी यहाँ पे कितने परसेंट आएंगे, 72% आने वाले हैं। तो बताओ परसेंटेज ज़्यादा किसका आने वाला है, परसेंटेज बी वाले का ज़्यादा होने वाला है। तो ये हो गया मुख्य उत्पाद मतलब मेजर प्रोडक्ट, और ये बताओ क्या होगा, तो माइनर प्रोडक्ट होगा, ये कम मात्रा में बनेगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? तो ये मेजर और माइनर पता करने का सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका है। कंफर्म हो गया कि नहीं, कंफर्म हो गए, ओके। मेरे ख्याल से हेलो एल्केन बनाने का ये जो मेथड है ना, आपको बड़ा पसंद आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में कुछ और मेथड हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।